हेलो एवरीवन, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं विद्या एल्यू चैनल। अ, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लगभग शुरू हो रहे हैं और ये जो वीडियो है वो एमए सोशियोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बनाया जा रहा है। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम सोशियोलॉजी का डेट नहीं आया हुआ है, लेकिन आने वाला है। अभी डेट बढ़ा दी गई है, कुछ एक्सटेंड कर दी गई है। तो एमए सोशियोलॉजी का जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है एंट्रेंस का 2025 का, दोस्तों एमए सोशियोलॉजी का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका जो क्वेश्चंस है हम जानते हैं वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो यूजी का जो सिलेबस है ना, यूजी सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वहाँ से बनेगा। और ये जो पीडीएफ है, ये जो नोट है जो आप देख रहे हैं, ये पूरा नोट्स मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के यूजी सिलेबस को देखते हुए ख़ास तौर पे तैयार किया है। 189 पेजेस का ये पीडीएफ, और जो क्लास में लेने वाला हूँ, आई होप ये क्लास पूरी तरह से पर्याप्त होगी एमए सोशियोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। तो अब देख रहे हैं कि जो शुरुआत है ये लखनऊ सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी वर्ड को लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी जो वर्ड है अपने आप में कई तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि ये शब्द की जो इसकी उत्पत्ति है, दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है, सोशियस प्लस लोगोस। सोशियस प्लस लोगोस। सोशियस जो वर्ड है, ये वर्ड एक लैटिन वर्ड है, और लोगोस जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र किन दो भाषाओं के योग से बना है। तो आपको याद रखना है कि लैटिन और ग्रीक दो अलग अलग लैंग्वेजेस के मिक्स करके सोशियोलॉजी वर्ड बना है। सोशियस वर्ड का मीनिंग साथी होता है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको तो ये कंपेनियन है, या फिर इसको समाज के मीनिंग के साथ भी हम जानते हैं। समाज यानी सोसाइटी, है ना। सोशियस वर्ड का मीनिंग समाज या सोसाइटी भी है। वहीं लोगोस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है? लोगोस का मीनिंग होता है साइंस। लोगोस का मीनिंग होता है साइंस या फिर स्टडी। साइंस या फिर स्टडी, है ना। मतलब ये विज्ञान या अध्ययन इसका मीनिंग है। विज्ञान या अध्ययन इसका मीनिंग है। किसका? लोगोस का। किसका? लोगोस का। ठीक है, तो अगर इसको मिक्स करेंगे तो सोशियस प्लस लोगोस, सोशियोलॉजी वर्ड का जो मीनिंग आ जाता है, जो शाब्दिक अर्थ इसका आ जाता है, वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, तो सोशियोलॉजी वर्ड से भी इसकी जो बनावट है, उसका जो उत्पत्ति है, उससे भी प्रश्न आते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है ना। ये दो अलग अलग भाषाओं से बना हुआ है, लैटिन और ग्रीक भाषा से। लैटिन का वर्ड है सोशियस, ग्रीक वर्ड का ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है लोगोस, जिसका मतलब है साइंस या स्टडी यानी अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषाओं से भी प्रश्न बनते हैं। परिभाषाएं जैसे अगस्त कॉम का परिभाषा है कि सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। मतलब समाज का जो क्रम है और समाज में जो प्रगति है, उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन हम जब करते हैं तो उसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। इमाइल दरखाइम ने इनका जो एक फेमस जो कॉन्सेप्ट है वो सोशल फैक्ट है। इन्होंने सोशल फैक्ट का जो है कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक तथ्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है, सामाजिक तथ्य, है ना। इन्होंने पूरा इनका जो सोशोलॉजी का जो स्टडी है, जो कॉन्सेप्ट है, सोशल फैक्ट उसका सेंट्रल पॉइंट है। सब कुछ ये सोशल फैक्ट को जोड़ करके ही बताते हैं। और जो परिभाषा है उसमें भी उन्होंने लिखा कि सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फैक्ट्स, है ना, कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन जो है वही समाजशास्त्र है। सामाजिक तथ्य क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी परिभाषा ही बता रहा हूँ। तो हाँ, सामाजिक तथ्यों का विज्ञान समाजशास्त्र कहलाता है, ये महेंद्र खैम ने बोला। ठीक है, मैक्स वेबर ने भी डेफिनेशन को लेकर बोला।
मैक्स वेबर का अपना जो कंसेप्ट है मेन, वो है सोशल एक्शन को लेकर के ये बात करते हैं। सोशल एक्शन को लेकर के बात करते हैं और कहते हैं कि सोशल एक्शन का जो व्याख्यात्मक समझ है, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग जो है, उसी को हम सोशोलॉजी बोलते हैं। तो इंटरप्रेटेटिव वर्ड याद रखना है, मैक्स वेबर ने जो है इंटरप्रेटेटिव अप्रोच का इस्तेमाल किया। फिलहाल यहाँ पर अभी यही बात करनी है कि परिभाषा के तौर पे हमें ये याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो मैकाइवर और पेज की है। वो क्या है, वो है कि सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सामाजिक संबंधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखो, मुझे नहीं लगता कि वो आपको डेफिनेशन नाम से जोड़ के पूछेंगे अभी, है ना। ये एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा वो एमसीक्यू में आएगा कि सोशोलॉजी क्या है, तो उसमें आएगा स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस, स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ दिस, स्टडी ऑफ दैट, ऐसे आ सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ये याद रखना है। या फिर साइंस वर्ड जब आएगा कि सोशोलॉजी क्या है, सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी, द साइंस ऑफ सोसाइटी, इस तरह से याद रखना कि सोशोलॉजी क्या है, विज्ञान है। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेशन से भी प्रश्न जो है बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो हाँ, ये हो गया। तो अच्छा, समूह से प्रश्न बनते हैं। सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूह क्या है। सामाजिक समूह कई तरह के हैं, उनके प्रकार से प्रश्न आते हैं। खासतौर पे सामाजिक समूह की जब बात आएगी, कई बार समूह से पूछ लेते हैं कि समूह क्या है। तो देखो, ग्रुप बनने के लिए सबसे मस्ट चीज़ होती है आपका साझा उद्देश्य। कुछ व्यक्तियों का संगठन होगा, ये तो आप जानते हैं कि ग्रुप होने के लिए कुछ लोगों को साथ में आना पड़ेगा, तभी तो वो ग्रुप होगा। लेकिन सिर्फ साथ में आना काफ़ी नहीं है, अगर उनका कोई साझा उद्देश्य नहीं है, जो कॉमन गोल नहीं है उनका, तो वो ग्रुप नहीं कहलाएगा, वो भीड़ कहला सकती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप होने के लिए, सामाजिक ग्रुप होने के लिए साझा उद्देश्य होना मस्ट है। यहाँ से एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, समानता होनी चाहिए, वो जो भी ग्रुप में लोग हैं उनमें कुछ न कुछ समानता होगी, या सहभागिता होगी, और कुछ सामाजिक संबंध होगा उनके बीच में। प्राथमिक समूह क्या होते हैं, प्राथमिक समूह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। प्राइमरी गोल क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, बैटरी थोड़ा सा चार्जिंग में लगा लेता हूँ। एक मिनट बस ना, एक मिनट देख लेता हूँ इसको, उसके बाद होता हूँ। चार्जिंग है कि नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। तो प्राथमिक समूह के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जानना ये है कि ये समूह क्या होता है। देखो, एक तो बेसिक बात है कि एग्जाम्पल में आपको परिवार दिखे तो आप समझ जाइएगा कि प्राथमिक समूह यही है। परिवार, ये प्रश्न आता है, परिवार उसमें दिया जाएगा, तो प्राथमिक समूह परिवार। प्राथमिक समूह होता क्या है, देखो, प्राथमिक समूह जनरली रक्त संबंध होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि केवल रक्त संबंधित जो संबंध है वही प्राथमिक होंगे, लेकिन मुख्यतः रक्त संबंधित यानी परिवार। लेकिन मुख्य बात है कि ये बहुत घनिष्ठ होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं और भावनात्मक संबंध होते हैं। मित्र मंडली में भी वो मित्र जो घनिष्ठ मित्र है, जो घनिष्ठ मित्र है, ठीक है, जो घनिष्ठ मित्र है, वो मित्र जो है प्राथमिक समूह में आएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा दिया किसने, तो ये याद रखना है। चार्ल्स फूले नाम का समाजशास्त्री थे जिन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी। ठीक है, तो प्राथमिक समूह क्या है, प्राथमिक समूह होता है जहाँ पर संबंध व्यक्तिगत होते हैं, निस्वार्थ संबंध होते हैं। हाँ, कोई वो नहीं होता है कि हम इस कारण से जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारा एक काम है इस समूह में रहने से, है ना। तो जैसे फैमिली में लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्यों, क्योंकि बस वो नेचुरल है। परिवार एक प्राकृतिक जो है ग्रुप है, जो हमेशा होता ही है। तो वहाँ पर यह मित्रता है, जो गहरी मित्रता हो जाती है, तो वहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं होता है, बस अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से वो जुड़े होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक समूह से प्रश्न आपका बनने की पूरी संभावना रहती है।
द्वितीयक समूह क्या होते हैं? देखो, जहाँ प्राथमिक समूह में निस्वार्थ होती है चीज़ें, द्वितीयक समूह में निस्वार्थ नहीं होती हैं। द्वितीयक जो समूह होता है वो उद्देश्य आधारित होता है, लोग उसमें जुड़े होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कोई उद्देश्य है। औपचारिक होते हैं, है ना, जैसे कि स्कूल है, ऑफिस है, राजनीतिक दल है, तो ये आपके द्वितीयक समूह में आ जाते हैं। हाँ, उसकी खासियत क्या है? औपचारिक होते हैं, अनुबंध आधारित होते हैं, मतलब उद्देश्य आधारित होते हैं, है ना। प्राथमिक समूह में उद्देश्य प्राथमिक नहीं होता है ना, भावनात्मक जुड़ाव प्राथमिक होता है, लेकिन द्वितीयक समूह में उद्देश्य प्राथमिक होता है और भावनात्मक जो जुड़ाव है वो न्यून होता है या नहीं होता है। ठीक है, इस तरह इसको समझ सकते हैं। संदर्भ समूह भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको याद रखना चाहिए। संदर्भ समूह ऐसे समूह को बोलते हैं जिसे व्यक्ति मानदंड, मूल्य या व्यवहार के लिए मॉडल के तौर पे देखता है। मॉडल के तौर पे देखता है मतलब आइडियल के तौर पे देखता है ना, कि हमें उस जैसा बनना है, हमें उस जैसा बनना है ना, उस जैसा बनना है, या बनेंगे तो उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, है ना, उस जैसा बनना। तो ऐसा ऐसा जब फीलिंग उसी ग्रुप के लिए होता है तो हम कहते हैं कि वो हमारा रेफरेंस ग्रुप है, जिस ग्रुप का एक सदस्य हम बनना चाहते हैं नहीं, बट हम उससे प्रभावित है ना। जैसे फिल्में देख करके हम प्रभावित हो, कोई एक्टर है वो उसने भूमिका निभाया है किसी पुलिस का, तो हम प्रभावित हो जाते हैं कि मुझे भी पुलिस बनना है। तो पुलिस एक ग्रुप है जो हमारे लिए रेफरेंस ग्रुप हो जाता है, क्योंकि हम उससे प्रभावित हैं, हम उस जैसा बनना चाहते हैं। फिल्मी सितारे हैं, धार्मिक नेता हैं, ये जो उदाहरण है, ये कह सकते हैं संदर्भ समूह का उदाहरण है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गया एक भूमिका और स्थिति। स्थिति नहीं होता है, असल में ये परिस्थिति होता है। इसको आपको याद रखना है कि स्थिति नहीं है, ये परिस्थिति है। और यहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। क्या होता है, दोनों को ठीक से समझ लेते हैं। हाँ, स्थिति नहीं है, इसको आप याद रखिएगा, ये परिस्थिति है। परिस्थिति क्या होता है? देखो, व्यक्ति की सामाजिक पद या स्थान जो समाज द्वारा निर्धारित होता है उसे हम कहते हैं उसकी परिस्थिति। ठीक है, मतलब जो समाज में जो इंसान का जो स्थान है वो सम्मानित इस पद पे है, या बहुत अमीर है, या बहुत निम्न स्तर पे है, या मध्यम स्तर पे है, ये उसकी जो है स्टेटस होता है। ठीक है, स्टेटस हासिल भी होते हैं और स्टेटस जन्म से भी प्राप्त होते हैं। तो दोनों ही तरह के जो स्टेटस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से जो है समझ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बताया जाएगा इनमें से कौन सी परिस्थिति आरोपित परिस्थिति है या कौन सी परिस्थिति अर्जित परिस्थिति है। परिस्थिति है, स्थिति नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों को समझ लो। अस्क्राइब्ड और अचीव्ड, आरोपित जो होती है वो जन्म से मिलती है, जैसे कि जाति और लिंग, है ना। अर्जित जो होती है वो हम खुद प्रयास करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, जैसे कि शिक्षक और डॉक्टर। शिक्षक कब बनते हैं? जब हम शिक्षक के उस विशेष वो विशेष पढ़ाई करते हैं जिससे शिक्षक बनते हैं। डॉक्टर बनने के लिए भी विशेष पढ़ाई है, वो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, कंपटीशन पास करते हैं, तब जाके हम डॉक्टर बनते हैं। तो ऐसे चीज़ें, ऐसे पद, ऐसे स्थान समाज में जो तुम अपनी मेहनत से, स्वयं के प्रयास से आपने हासिल किए, वो आपके अर्जित परिस्थिति हो जाएंगी। और जो आपको जन्म से मिला हुआ है, जो जाति है, जो जाति जन्म से होती है, तो वो आपका एस्क्राइब्ड हो जाएगा, आरोपित परिस्थिति हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है, बस आपको ध्यान देके थोड़ा सा इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमिका के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ लेना है। भूमिका क्या होता है? देखो, हर स्थिति से जुड़ा हुआ एक व्यवहार होता है ना। एक आम इंसान जिस तरह से व्यवहार कर सकता है, एक शिक्षक उस तरह से व्यवहार नहीं कर सकता है। शिक्षक हैं आप, इसलिए आपका कुछ जिम्मेदारी बन जाता है कि आप इस तरीके से व्यवहार करें। और वो जो व्यवहारों का समूह है ओवरऑल, कि एक खास पद से जुड़े होने की वजह से आपको इस तरीके से व्यवहार करना है, तो वो सारे व्यवहारों का जो समूह है वही कहलाता है, रोल कहलाता है। तो हर परिस्थिति के साथ एक भूमिका जुड़ी होती है, ध्यान रखना। ठीक उसी तरह जिस तरह से आपका स्टेटस होता है, उसी तरह से ये भी आपका दो तरह का होता है ना। एक प्रिस्क्राइब्ड है और एक एक्चुअल है। प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है? कि समाज द्वारा जो अपेक्षित होती है, समाज जिस तरह की भूमिका आपसे एक्सपेक्ट करता है, जिस तरह की भूमिका वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि इस तरह से हम व्यवहार करेंगे। और जो एक्चुअल भूमिका होती है वो होती है जो हम अदा करते हैं, जो हम निभाते हैं। ठीक है,
तो ये भूमिका का ये दोनों टाइप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका परिस्थिति का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भूमिका में आपका कुछ टर्म है, जैसे रोल कन्फ्लिक्ट है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति एक साथ में कई सारी भूमिकाएं निभा रहा होता है, ठीक है। जैसे एक माँ है जो टीचर भी है, माँ भी है। सुबह सुबह उसको टाइम से स्कूल भी पहुंचना है, और सुबह सुबह माँ होने के नाते उसको अपने बच्चों को प्रिपेयर करके, तैयार करके, उनका लंच पैक करके उनको स्कूल में भेजना है। पर दोनों काम एक साथ अगर वो करेगी तो दोनों से कोई एक छूटने की गुंजाइश रहती है। तो दोनों रोल को एक साथ वो नहीं निभा पा रही होती है, तो इस वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है कि ये निभाए कि वो निभाए। तो इसको हम रोल कन्फ्लिक्ट बोलते हैं ना, इसको आप याद रखिएगा, रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है ना। दो भूमिकाओं के बीच में जब जो है क्या बोलेंगे, स्ट्राइक कर जाते हैं आपस में, दो या दो से अधिक भूमिकाओं का, दो भूमिकाओं का टकराना, है ना। जब दो तरह की भूमिकाएं टकराती हैं आपस में, इसको आप समझ जाएंगे क्या बोले, ठीक है। तो वो रोल कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। रोल कन्फ्लिक्ट के साथ साथ एक एक और कंसेप्ट है आपका रोल सेट का। रोल सेट क्या होता है ना। रोल सेट, अब देखो सेट का मतलब क्या हुआ, सेट का मतलब हुआ कि ग्रुप, है ना। अब देखो इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होना चाहिए भूमिका द्वंद्व, इस तरह से कुछ होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। रोल सेट क्या है, सेट का मतलब होता है समुच्चय, रोल मतलब भूमिका, तो भूमिका समुच्चय इसका मीनिंग होगा। अच्छा, इसका मीनिंग तो ये हो गया, मतलब हिंदी हो गया। अर्थ क्या हुआ भूमिका समुच्चय का, देखो सेट का मतलब होता है ग्रुप, है ना। तो जब एक व्यक्ति जो है कई सारे रोल्स, है ना, कई सारे रोल्स होते हैं उसके पास, तो हम उसको कहते हैं, वो जो टोटल उसका सेट है, कई सारी भूमिकाएं जब होती हैं तो कहेंगे कि वो उसका रोल सेट है ना। वो टीचर भी है, वो मदर फादर भी है ना, और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ा हुआ एक मेंबर भी है। तो इस तरह से कई सारी भूमिकाएं जब जुड़ी होती हैं ना, तो उस टोटल ओवरऑल ग्रुप ऑफ रोल्स, उन सारी भूमिकाओं का जो समूह होता है उसको हम रोल सेट कहते हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर स्थिति के साथ, हर परिस्थिति के साथ एक भूमिका जुड़ी होती है। जैसे माता है तो पालन पोषण करना उसका काम है, यानी इसकी ये भूमिका है। रोल कन्फ्लिक्ट कब होता है, जब एक व्यक्ति की दो भूमिकाएं टकराती हैं। स्टेटस सेट क्या होता है, एक व्यक्ति की सभी स्थितियों का समूह। देखो जैसे कई सारे रोल हो सकते हैं एक व्यक्ति के, वैसे ही एक साथ एक व्यक्ति के कई सारे स्टेटस भी हो सकते हैं, है ना। तो और उसके उन सारे स्टेटस, उन सारी परिस्थितियों का जो समूह है वो कहलाता है उसका स्टेटस सेट, ठीक है। यानी स्टेटस क्या, एक आदमी अमीर भी है, अमीर होने के वजह से उसका एक परिस्थिति है। हाँ, वो एक बड़ा साइंटिस्ट है, उसकी वजह से भी उसका एक परिस्थिति है। वो अपनी जो लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में भी उसका कोई पद है, उसका कोई ग्रुप है, तो उसका भी एक स्टेटस है। एक पिता है, उसका भी एक स्टेटस है ना। तो इस तरह से सारे उसके जो परिस्थितियाँ हैं, उन सारी परिस्थितियों का जो समूह है वो स्टेटस सेट हो जाएगा। रोल सेट, स्टेटस सेट, रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब आपको याद रखना, ठीक है। मीनिंग के बेसिस पे आएगा। कम्युनिटी एक, देखो कम्युनिटी भी एक तरह का ग्रुप होता है। कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी होने के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि जब एक खास जगह, एक खास जगह के लोग ना, तो ये एरिया है, इस खास जगह के लोगों के बीच में एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव होता है, सांस्कृतिक एक समानता होती है कि इनका कल्चर एक जैसा है। तो इस तरह से जब ग्रुप होता है तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। एक तो भौगोलिक निकटता, मतलब आसपास रहने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल्चरल रूप से, भावनात्मक रूप से तो जुड़े हैं, लेकिन एक रह रहा है इंडिया में तो दूसरा रह रहा है पाकिस्तान में या कोई दूसरे देश में, ऐसा नहीं होता। एरिया उनका आसपास पड़ोसी होने चाहिए रहने वाले, जैसे एक गांव एक कम्युनिटी का उदाहरण है, ठीक है। इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए, कल्चर उनकी साझा होनी चाहिए, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि गांव, गांव में मतलब ऐसे गांव जो में एक एक तरह के, एक जाति के लोग ज़्यादातर रहते हों, तो उनका कल्चर एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो कम्युनिटी में एक चीज़ और आपको याद रखना है कि कम्युनिटी में कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या सबसे मस्ट है, तो याद रखिए कि भावनात्मक संबंध जो है सबसे ज़्यादा मस्ट होता है।
या इसको हम वी फीलिंग भी बोलते हैं, इसको हम वी फीलिंग भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड पे ही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ कम्युनिटी, के कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो जो ये वी फीलिंग है, ये जो हम भावना है ना, ये मस्ट है कम्युनिटी होने के लिए, इसके बिना कोई कम्युनिटी नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं कि संस्था क्या होता है। संस्था किसे कहते हैं? देखो, संस्था जो है सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नियमों और भूमिकाओं का संगठित ढांचा होता है। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में अगर समझेंगे, जैसे कि परिवार, परिवार क्या है? एक संस्था है। परिवार क्या है? एक संस्था है। ठीक है, धर्म, धर्म क्या है? एक संस्था है। सामाजिक संस्था, शिक्षा क्या है? एक सामाजिक संस्था है। देखो, इनका एक काम है, ये जो है सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। शिक्षा का काम है हमें शिक्षित करना, धर्म का काम है हमें सबको एक करके रखना, नैतिक रूप से हमें जो है रास्ता दिखाना, परिवार का काम है हमारा सामाजिकरण करना, है ना। तो इनमें एक तो इनका एक उद्देश्य होता है, ये सोशल रिकॉग्निशन यानी सामाजिक रूप से मान्य होते हैं, और इनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नियम नहीं है ना, तो वो नियमों से हटकर आप नहीं रह सकते, काम नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सामाजिक संस्था यानी इंस्टीट्यूशन। तो याद रखना है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन एक सामाजिक संस्था नहीं है, या निम्न में से कौन एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, हाँ हाँ, तो इकोनॉमी, स्टेट, ये सब हमारे सामाजिक संस्था के उदाहरण है। कम्युनिटी में हमने अभी देख रखा है कि ये वी फीलिंग को रिफ्लेक्ट करता है ना, हम भावना होनी चाहिए कम्युनिटी होने के लिए। ठीक है, बिलोंगिंगनेस। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? संस्था होने के लिए क्या चाहिए? संस्था हमें बताता है कि कैसे करना है, हाउ टू डू, है ना। इसके नियम होते हैं, है ना, कि समाज में कैसे व्यवहार करना है, ये हमें संस्थाएं बताती हैं। परिवार बताता है, धर्म बताता है, राज्य बताता है ना। तो ये जो हमें हाउ टू डू कर मतलब कैसे करें, नियम बताने का काम जो है वो संस्था का होता है। ठीक है, हाँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समाज क्या होता है? देखो, समाज बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, और आपको याद भी रखना है, क्योंकि समाज शास्त्र का एग्जाम देंगे तो आना ही आना है। समाज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, है ना, सामाजिक संबंधों का जाल। सामाजिक संबंधों का जाल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। बहुत अच्छे से शब्द से आपको ऐसे ही याद रखना है। समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, सामाजिक संरचना क्या है? देखो, पैटर्न्ड अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रोल्स एंड रिलेशनशिप्स इन अ सोसाइटी। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। और सामाजिक संरचना क्या है? संस्थाओं, है ना, संस्थाओं, भूमिकाओं, संस्थाओं, भूमिकाओं और संबंधों का व्यवस्थित संरचना जो है उसको हम सामाजिक संरचना कहते हैं। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। जैसे जैसे जाति व्यवस्था क्या है? एक, है ना, पितृसत्ता क्या है? वर्ग संरचना के सामाजिक संरचना के अंदर आ जाएगी ना। समाज संबंधों का जीवंत नेटवर्क होता है, और सामाजिक संरचना जो है उन संबंधों का ढांचा और संगठन होता है। ठीक है, ढांचा और संगठन होता है। एसोसिएशन क्या है? देखो, इन सारे टर्म्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना, कि संगठन क्या है, संस्था क्या है, कौन सा उदाहरण संस्था का है, कौन सा उदाहरण संगठन या संघ का है। देखो, एसोसिएशन किसे कहेंगे? किसी विशेष उद्देश्य, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठित संगठित समूह को हम ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, एसोसिएशन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि एसोसिएशन होने के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस, है ना, एक स्पेसिफिक पर्पस मस्ट है, यानी कि एक विशेष उद्देश्य, एक विशेष उद्देश्य होता है। किसमें?
किसमें, एसोसिएशन में। और एसोसिएशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको याद रखनी होगी, की फीचर्स क्या है इसके, है ना। इसमें एक विशेष उद्देश्य होता है, ये फॉर्मल होता है, इसके अपने नियम कानून होते हैं, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जो मेंबरशिप है वो स्वैच्छिक होती है, यानी कि आपकी इच्छा पे निर्भर करती है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब आप चाहें तो इसके सदस्य बने और आप चाहें तो ना बने, है ना। तो ये आपका जो है एसोसिएशन का एक फीचर है, इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको। बाकी फॉर्मल होता है, रूल्स रेगुलेशन होंगे और स्पेसिफिक पर्पज होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, विशेषताओं से ही क्वेश्चन आने हैं कि ग्रुप की विशेषता क्या है, कम्युनिटी की विशेषता क्या है, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता क्या है, संरचना की विशेषता क्या है, हाँ, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, कौन सी फलाने की विशेषता नहीं है आपको बताना है। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं इसके, जैसे ट्रेड यूनियन होता है, स्टूडेंट यूनियन होता है, एनजीओ होता है। कोई आपको मजबूर नहीं करता है इनका जो है सदस्य बनने के लिए, आप खुद से करते हैं ना। आप क्या होते हैं, यूनाइट होते हैं एक गोल के लिए। तो इस तरह से जब कोई ग्रुप होता है जहाँ पर लोग यूनाइट हो रहे होते हैं एक पर्टिकुलर गोल को लेकर के, तो हम उसको कहते हैं एसोसिएशन, या उसको कहते हैं संगठन, या फिर उसको हम कहते हैं क्या, संघ। ठीक है, तो ये जो है, जो आपका एसोसिएशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है ना। ये कम्युनिटी की तरह नेचुरल नहीं होता। कम्युनिटी क्या होता है, नेचुरल होता है, एक तरह के लोग, एक आसपास रहने वाले लोगों का कल्चर धीरे धीरे एक जैसा हो जाता है, उनके बीच जो है वी फीलिंग आ जाता है, वो लोग एक दूसरे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। लेकिन क्या होता है, एसोसिएशन को बनाया जाता है ना। लोग जो होते हैं एक उद्देश्य को चुनते हैं, साथ बैठते हैं, अलग अलग जगह के लोग होते हैं। वो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो लोग सब एक ही जगह के रहने वाले हों। संगठन में जुड़ने वाले लोग बहुत दूर दूर के हो सकते हैं, कोई जियोग्राफिकल एरिया फिक्स नहीं होता है उसमें, है ना। तो ये सामाजिक संगठन का एक पार्ट होते हैं, कौन, एसोसिएशन। ठीक है, संगठन क्या होता है, सामाजिक संगठन क्या होता है। देखो, एसोसिएशन को हम ज़्यादातर संघ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। एसोसिएशन को हम संघ लिखेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को हम संगठन लिखेंगे। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, समाज में कार्यों संबंधों की संगठित व्यवस्था जो सामाजिक जीवन को नियमित करती है। ठीक है, फीचर्स क्या हैं, भूमिका आधारित व्यवस्था होती है, हर किसी का अपना एक रोल है उस ऑर्गेनाइजेशन में, नॉर्म्स होते हैं, अथॉरिटी होती है, ग्रुप क्वेश्चन होता है, और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना। इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस, देखो एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन में इतना सा अंतर है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रॉडर टर्म है और एसोसिएशन एक छोटा टर्म है। ठीक है, जो एसोसिएशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ एसोसिएशन कुछ व्यक्तियों का समूह है जो एक पर्टिकुलर गोल के लिए यूनाइट हो रहे हैं, वहीं पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लोग तो हैं, संस्थाएं भी हैं, उसमें नॉर्म्स भी हैं, उसमें भूमिकाएं भी हैं। इन सब चीज़ों का जो समूह है वो एक सामाजिक संगठन कहलाता है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि परिवार में जो हायरार्की है, जो स्कूल की जो संरचना है, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, सोशल सिस्टम क्या है इसको भी समझ लेना जरूरी है, उसी की तरह से ये भी एक टर्म है आपका। सोशल सिस्टम क्या होता है, देखिए, एक परस्पर, एक मिनट, हाँ, एक परस्पर संबंधित घटकों की व्यवस्था को समाज में संतुलन बनाए रखती है। देखो, सिस्टम से आपको इम्पोर्टेंट यही याद रखना है कि सिस्टम का काम होता है समाज में जो संतुलन है उसको बनाए रखना। ठीक है, समाज के संतुलन को बनाए रखना, यानी समाज जैसा भी है वो वैसा बना रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए, इस चीज़ के लिए जो कुछ भी किया जाता है, और उस वो सब क्या कहलाता है, वो सोशल सिस्टम कहलाता है। कि जो भी समाज में है वो एज इट इज़ चलता रहे, उसकी जो इक्विलिब्रियम है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, और वो उस तरह से चलता रहे।
ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुत सारे उसमें उसके पार्ट होंगे, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, या जो एसोसिएशन है, ये सारे के सारे टर्म सोशल सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। सोशल सिस्टम एक सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं टर्म है जो समाज के बराबर लगभग आता है। हर समाज का अपना एक सोशल सिस्टम होता है जो कि उस समाज को के स्थायित्व को, उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है, कई तरह के सोशल सिस्टम होते हैं। सोशल सिस्टम के फीचर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, परस इंटरडिपेंडेंसी है ना, जो एक समाज के अंदर जो जो सोशल सिस्टम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उनमें क्रियात्मक एकता होती है और वो सामाजिक संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं। नॉर्मेटिव ऑर्डर यानी कि नैतिक अनुशासन को बनाए रखना भी उनका काम होता है। जैसे कि कास्ट सिस्टम है, चूँकि कास्ट सिस्टम की अपनी कुछ कमियां भी हैं, लेकिन ओवरऑल कास्ट सिस्टम को इसलिए बनाया गया कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलता रहे, है ना। कास्ट सिस्टम में क्या है, जाति से जुड़ा हुआ एक विशेष व्यवसाय होता है कि जो कास्ट ने उसको फिक्स कर दिया कि ये सही है, जाति का यही धर्म होता है, यही धर्म कहता है। इस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो ये सारे जो सिस्टम है या जो आपका परिवार है, ये सब सिस्टम आप समाज में लोगों का समाजीकरण इस तरह से करते हैं कि जो कुछ भी जिस तरह से भी सोसाइटी चल रही है उसमें संतुलन बना रहे, उसमें किसी तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो, उसमें किसी तरह का जो है टकराव ना हो, एकता बनी रहे। ये सब काम होता है एक सोशल सिस्टम का। ठीक है, सोशल सिस्टम समाज के स्थायित्व और संतुलन को बनाए रखने के लिए होता है। सोशल सिस्टम में क्या होता है, सोशल सिस्टम में इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, नॉर्म्स भी होते हैं, एसोसिएशन भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, अच्छा फैमिली एक अलग टर्म है। देखो फैमिली एक सिस्टम का पार्ट नहीं है, फैमिली एक सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी फैमिली से भी क्वेश्चन जो है आते हैं, फैमिली से भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं कि फैमिली के टाइप्स कितने होते हैं। हर टाइप का अपना बात आती है कि इस टाइप का अपना क्या फीचर है, तो आपको ये देखना है। ठीक है, एक मिनट, फैमिली फैमिली ये रहा। ठीक है, तो फैमिली क्या होता है, फैमिली बेसिकली एक ग्रुप है ऐसे लोगों का जो बाई ब्लड, बाई मैरिज या बाई एडॉप्शन एक साथ रहते हैं और सोशल अपनी जो उनकी भूमिकाएं हैं उनको परफॉर्म करते हैं, अदा करते हैं। रक्त, विवाह या गोद लेने से जुड़े व्यक्तियों का समूह जो एक साथ रहते हैं और सामाजिक भूमिका को अदा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परिवार कहते हैं। ठीक है, परिवार का फीचर्स भी पूछा जाता है कि परिवार का फंक्शन क्या है, परिवार का जो है क्या विशेषता है, क्या मुख्य मुख्य उसके तत्व हैं, तो समझ लीजिए। हाँ, तो इसके फीचर्स क्या है, फैमिली का फीचर्स में देखो, एक तो है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव रिलेशंस, है ना, जो यौन संबंध होते हैं, जो प्रजनन संबंध होते हैं, हाँ, उनको कंट्रोल करना या उनको डायरेक्शन देना ये परिवार में रहता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग करना, जो लोग रहते हैं आपस में वो एक दूसरे को इकोनॉमिक सहयोग करते हैं। बच्चों का सामाजिकरण करना परिवार का सबसे प्रमुख काम है। इमोशनल जो सपोर्ट है वो फैमिली का काम है। तो ये कुछ की फीचर्स हैं फैमिली के, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, फैमिली के टाइप्स से प्रश्न आते हैं, फैमिली के इतने टाइप्स का होता है। देखो, तो स्ट्रक्चर के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर जो है फैमिली आपका दो तरह का होता है। एक है आपका न्यूक्लियर फैमिली और एक आपका जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है, पति पत्नी और बच्चे, याद रखना है, पति पत्नी और बच्चे, ये न्यूक्लियर फैमिली यानी कि नाभिकीय जो परिवार होता है उसमें तीन ही लोग होते हैं, पति पत्नी और उसके बच्चे। बच्चे भी अविवाहित होते हैं, बच्चे भी अविवाहित होते हैं ना, बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए, अविवाहित बच्चे। वहीं पर जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली जो है वो इंडियन फैमिली का एग्जाम्पल है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, कई पीढ़ियां साथ में रहती है ना, जैसे पति पत्नी भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, और इस जो पति है उसके भी जो पिता है ना, और पति के जो भाई हैं, ये सब लोग साथ में मतलब दादा दादी, चाचा चाची, ताता ताऊ वगैरह, इस तरह से सब लोग एक साथ रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जॉइंट फैमिली।
साथ में रहते हैं, साझा आय होती है और साझा जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली क्या होता है। ठीक है। रेजिडेंस के आधार पे, रहने के आधार पे भी परिवार होते हैं। विवाह के बाद अगर जो स्त्री है वो अगर पति के घर रहती है ना, तो उसको हम पितृवासी पेट्री लोकल फैमिली कहेंगे उनका, है ना। पितृवासी यानी पेट्री लोकल। देखो लोकल जो वर्ड है, लोकल जो वर्ड है, लोकल का मतलब होता है स्थान, है ना। लोकल का मतलब होता है स्थान। और पैट्री और मैट्री जो वर्ड्स हैं इनका मतलब होता है मेल फीमेल, है ना। पैट्री मतलब मेल और मैट्री मतलब फीमेल, ये ध्यान रखिएगा, यानी पुरुष और इसका मतलब होगा महिला। ठीक है। तो जब भी मैट्री शब्द कहीं पर आगे लगाओ तो समझ जाइएगा ये महिला से संबंधित कोई वर्ड है, और ये पैट्री की बात हो तो ये समझ जाइएगा कि पुरुष से संबंधित कोई बात है। और लोकल वर्ड का मतलब होता है स्थान, यानी पिता के घर जब रहते हैं शादी के बाद, तो ऐसे परिवार को हम क्या कहते हैं, ऐसे परिवार को हम कहते हैं पैट्री लोकल फैमिली। और अगर माता के घर रहते हैं, पत्नी के घर रहते हैं तो उसको कहेंगे मैट्री लोकल फैमिली। ठीक है। वंश के आधार पर भी आप समझिए, वंश के आधार पर भी पैट्री यानी पिता, मैट्री मतलब लीनियल का मतलब होता है वंश, है ना। तो पैट्री पितृवंशी परिवार, मैट्री मातृवंशी परिवार। तो ये वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, जब पिता से या मेल से जुड़ेगा कोई चीज़ तो पितृवंशी, फीमेल से जुड़ेगा तो मातृवंशी। फैमिली के जो फंक्शंस हैं वो हम लोग पहले भी ऊपर भी देख चुके हैं, लेकिन ये फंक्शंस मर्डॉक ने दिए। मर्डॉक ने फैमिली पे बहुत सारा काम किया है, मतलब फैमिली से रिलेटेड उनका बहुत सारा स्टडी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नाम से इतना पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है ना, कुछ अलग ज़्यादा नहीं है, वही है। हाँ, सामाजिकरण, यही बच्चों का परवरिश जो करते हैं वो, एक आर्थिक सहयोग, रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रेगुलेशन, है ना। ये चार जो है मॉडॉक के अनुसार जो है फैमिली के फंक्शंस है, फैमिली के यानी कि परिवार के कार्य, परिवार के कार्य या प्रकार। ठीक है, मॉडॉक के हिसाब से। ठीक है। पर एक लाइन लिखा हुआ है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार समाज की मौलिक इकाई है, ये ध्यान रखिए। प्रश्न आता है समाज की मौलिक इकाई क्या है, तो समाज की मौलिक इकाई क्या है, परिवार है। एजुकेशन एक हमारा सामाजिक संस्था है, एजुकेशन क्या है इसको भी देख लेते हैं। एजुकेशन का मुख्य काम क्या होता है, या एजुकेशन होती क्या है। एजुकेशन एक प्रक्रिया है, किस चीज़ का प्रक्रिया, सामाजिकरण का प्रक्रिया। जो भी कल्चर समाज का है उसको अंतरण करना, यानी कि उसको सीखने की जो प्रक्रिया है उसी को हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा दो तरह की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा में क्या आएगा, औपचारिक शिक्षा में, औपचारिक शिक्षा क्या होता है, औपचारिक शिक्षा में आपका होता है स्कूल में जो शिक्षा होती है, जो कॉलेज में शिक्षा होती है ना। स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा होती है उसको हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक वहीं अनौपचारिक शिक्षा जो होती है आपकी, वो परिवार द्वारा या समाज, मोहल्ले, रिश्तेदारों से जो चीज़, या दोस्तों से, मित्र मंडली से जो कुछ सीखते हैं लोग, या डिस्कशंस हैं, बैठे हुए हैं लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उससे जो कुछ भी सीखते हैं समाज में रहते हुए, वो आपका अनौपचारिक शिक्षा हो जाता है। ठीक है। ज्ञान का संचरण, ये काम है शिक्षा का। राज्य क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषा अगर हम देखें तो राज्य का काम है प्रभुत्व, कानून और सत्ता से युक्त राजनीतिक संस्था होती है, उसको हम राज्य कहते हैं। जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, ये सब इनके एलिमेंट्स हैं, है ना। एक स्टेटमेंट है, इसको आपको याद रखना है, अरस्तु का स्टेटमेंट है। अरस्तु क्या कहते हैं, मैन इज अ पॉलिटिकल मैन, यानी कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। ये जो है अरस्तु का कहा हुआ है, इसको याद रखना है, इस पर प्रश्न बन जाता है। ठीक है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी, किसने कहा, अरस्तु ने कहा। मैन इज अ पॉलिटिकल मैन। इसका कार्य क्या होता है, स्टेट का कानून व्यवस्था, राज्य, न्याय और कल्याण, ये स्टेट का काम है।
लोकतंत्र स्टेट ऐसा कितने प्रकार के होते हैं, लोकतांत्रिक, तानाशाही, समाजवादी। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखना है, हम लोग शायद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों को डायरेक्ट अधिकार होता है जो है फैसले लेने का, चुनने का लोगों को। तानाशाही में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा अगर आप लोगों को मौका मिलेगा आप लोग भी देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की गुंजाइश रहती है। धर्म क्या है इसको भी देखते हैं समाजशास्त्र की दृष्टि से। धर्म विश्वासों, आस्थाओं, प्रथाओं और संस्थाओं का तंत्र है। ठीक है, धर्म से क्वेश्चन आता है और धर्म से जुड़ा हुआ कुछ कुछ थिंकर्स हैं, उनको हम लोगों को देखना चाहिए। दुर्खीम है, दुर्खीम ने धर्म को क्या कहा? दुर्खीम ने कहा कि धर्म जो है वो सामाजिक एकता का स्रोत है। ऐसे पूछता है कि किसके अनुसार धर्म सामाजिक एकता का स्रोत है, तो हमें याद रखना है इमाइल दुर्खीम जो है सामाजिक शास्त्री है, समाजशास्त्री है, जिनके हिसाब से धर्म जो है वो सामाजिक एकता का स्रोत है। ठीक है, किसने कहा? दुर्खीम ने कहा। ठीक है, और दुर्खीम ने समाज को ईश्वर भी कहा था, ये हमें याद रखिएगा। समाज ही ईश्वर है, ये भी याद रखिएगा। समाज ही ईश्वर है, सोसाइटी इज गॉड। ठीक है, मार्क्स के बारे में आप ये स्टेटमेंट आपको याद रखना ही रखना है। मार्क्स ने धर्म को ओपियम ऑफ द मासेस कहा हुआ है, जिसका मीनिंग है धर्म, इन्होंने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है। धर्म जनता के लिए अफीम है ना। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये किसने दिया? ये दिया है मार्क्स ने, ये दिया है मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स का ये सेंटेंस आपको याद रखना है। ठीक है, धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा? मार्क्स ने कहा। ठीक है, वेबर से धर्म के बारे में ऐसा कुछ आने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उन्होंने धर्म और पूंजीवाद के बीच संबंध की व्याख्या की थी। ठीक है, धर्म का काम क्या होता है? जीवन को अर्थ प्रदान करना, नैतिक नियंत्रण करना और समुदाय का निर्माण करना। ठीक है, नॉर्म्स क्या होते हैं ये समझ लीजिए, इस सब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिन पे प्रश्न बनते हैं। नॉर्म्स का मतलब होता है मानदंड, यानी कि समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार के नियम। कौन से व्यवहार स्वीकृत हैं समाज द्वारा, कौन से नहीं है, ये जो है नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल नॉर्म में रीति रिवाज आ जाते हैं कि ये रिवाज हमारा, ये रीति है, इसे करना चाहिए, जैसे कि समय पर आना, कतार में लगना, ये तो खैर इतना रीति रिवाज में नहीं आएगा। लेकिन इनफॉर्मली ये भी नॉर्म्स होते हैं, है ना। इसका इन सब का काम क्या है? इनका काम होता है समाज में व्यवस्था को बनाए रखना। कानून तो हम जानते हैं ये तो फॉर्मल है, ये तो स्टेट द्वारा लागू किया जाता है। इनफॉर्मल रीति रिवाज में धार्मिक चीज़ों में हम जानते हैं नियम कानून होते हैं जो वो नॉर्म्स में आ जाएंगे। ठीक है, मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे बाहर आपको स्लीपर्स उतारने हैं, अंदर जाके आपको क्या करना है, कैसे रहना है, ये इस तरह के रीति रिवाज जो कल्चर से जुड़े होते हैं वो सब आपके मतलब व्यवहार से जुड़े हुए, व्यवहार के जो नियम हो, ध्यान रखिए, है ना, सारे नहीं, जो व्यवहार के नियम है वो आपके नॉर्म्स में आएंगे। फोकवेज क्या होता है? कुछ वैसा ही है कुछ कुछ कि साधारण और दैनिक जीवन के सामान्य व्यवहार के जो नियम है उनको हम फोकवेज कहते हैं। ठीक है, ये अनौपचारिक होते हैं, उल्लंघन करने पे कोई कठोर दंड नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है कि लोग बहुत समय तक उन चीज़ों को मानते आते हैं, करते आते हैं, तो वो जो है मान्य हो जाते हैं। वो आपके इतना उसको इतनी कठोरता नहीं है उसको लेकर के उसको ना मानने पर आपको दंड मिले, जबकि नॉर्म्स में ऐसा नहीं है, नॉर्म्स में थोड़ा सा कठोरता होती है। ठीक है, इससे जुड़े हुए एक क्वेश्चन अगर आता है कि फोकवेज का कंसेप्ट किसने दिया, तो आपको विलियम सुमनर को याद रखना है। ठीक है, सुमनर भी बोलते हैं इनको और समनर भी बोलते हैं। ठीक है, फोकवेज या लोक रीति का जो कंसेप्ट है, लोक रीति, है ना, लोक रीति या लोकाचार या लोकाचार का जो कंसेप्ट है या इससे जुड़े हुए अगर थिंकर की बात आएगी तो हमें समनर को याद रखना है, विलियम समनर को याद रखना है। ठीक है, जैसे खाने का शिष्टाचार, अभिवादन का शिष्टाचार, ये सब आ जाएंगे। मोर्स क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। ये नीति संहिताएं हैं, है ना। ये
स्ट्रिक्ट होते हैं, नैतिक और सामाजिक दृष्टि से आवश्यक नियम होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको घड़ा या दंड मिलता है, घड़ा के पात्र हो जाते हैं या आपको दंड मिलता है। जैसे चोरी नहीं करना है, या विवाहेतर संबंध, चोरी करने का तो अलग केस हो गया, लेकिन विवाहेतर संबंध जैसे बातें हैं ये मोर्स में आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होता है, आप समाज में घड़ा के पात्र हो जाते हैं, यहाँ तक कि पंचायत द्वारा आपको दंड भी दिया जा सकता है। तो ये हमारे मोर्स में आ जाएगा। मोर को याद रखने के लिए आप ध्यान रखिए कि जो नीति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, नैतिकता से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वहाँ पर वो आपका मोर्स में आ जाएगा। सैंक्शन क्या होता है, प्रतिबंध क्या होता है ना, ये वो चीज़ें हैं जो पूरी तरह से वर्जित है, आपको करना ही नहीं है, करना क्या उसके बारे में सोचना ही नहीं है ना। तो ये फिलहाल तो सैंक्शंस हैं तो ये नेगेटिव ही होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव में भी दिया हुआ है, तो पॉजिटिव को इतना समझना नहीं है। सैंक्शंस वो चीज़ें होती है जो पूरी तरह से मना होती है, पूरी तरह से मना, मतलब कोई गुंजाइश नहीं है कि वैसा आप कर सकें, ठीक है। तो व्यवहार को नियंत्रित करने और समाज द्वारा जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको बोला है, पॉजिटिव होगा तो प्रशंसा होती है, नकारात्मक होगा तो उपेक्षा और दंड मिलता है। फॉर्मल में कानून है और इनफॉर्मल में तिरस्कार या हंसी है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कुछ कुछ सैंक्शंस हैं समाज में, जैसे कानूनी तो होते हैं हम जानते हैं दंड के लिए, लेकिन इनफॉर्मल में क्या आएगा, जैसे भी बात आ रही थी विवाहेतर संबंध वाला, उसी तरह से सैंक्शन है। जैसे विवाह से संबंधित समान गोत्र में शादी वगैरह नहीं करेंगे, ये सब आपके सैंक्शन में आ जाता है, ठीक है। चोरी करने पे बहिष्कार या ऐसा कुछ करने पे गांव में बहिष्कार हो जाता है। वैल्यू क्या है, वैल्यू किसे कहते हैं, वैल्यूज को किस तरह से हम देखेंगे, तो ये एक्चुअल में समाज द्वारा आदर्श रूप में कुछ स्वीकृत विश्वास और प्राथमिकताएं जो है उनको हम मूल्य कहते हैं। देखो ये व्यक्तिगत भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं और सांस्कृतिक भी होते हैं। क्या काम होता है इनका, निर्णय लेना, लक्ष्य निर्धारण करना, इसमें ये आपको हेल्प करते हैं। ईमानदारी है, स्वतंत्रता है, समानता है, करुणा, ये सब आपके सामान्य मूल्यों में आ जाएंगे। ये सब आपको टर्म याद रखने हैं, इस पर विशेष प्रश्न बनते नहीं, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है ना, मूल्य क्या होता है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कम से कम, ठीक है। उसके साथ में कुछ और चीज़ें हैं। कोऑपरेशन क्या होता है समाज में, सहयोग क्या होता है। देखो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, मिल करके काम करते हैं, तो कहते हैं वो सहयोग है, वहाँ पे कोऑपरेशन है ना। एक तो डायरेक्ट कोऑपरेशन होता है और एक इनडायरेक्ट कोऑपरेशन रहता है। डायरेक्ट कोऑपरेशन में क्या है, एक साथ काम करते हैं, जैसे खेल खेलना। इनडायरेक्ट ऑपरेशन में क्या है कि वो साथ में काम तो करते हैं, लेकिन इतना मतलब साथ नहीं होता है, बट वो एक ही लक्ष्य उनका होता है, जैसे कि भवन का निर्माण करना है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे इनडायरेक्ट कोऑपरेशन होता है, ठीक है। कंपटीशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कोऑपरेशन में एक साथ मिलके वो काम करते हैं, ठीक उसी जगह कंपटीशन जो है उसमें क्या होता है, उसमें कंपटीशन आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे प्रश्न पूछते हैं लोग कि सीमित साधन होते हैं, ठीक है। साधन सीमित होते हैं और जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो समूह है वो ज़्यादा होते हैं जो उनको पाना चाहते हैं, ठीक है। तो सीमित साधनों या सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्तियों के बीच जो संघर्ष रहित स्पर्धा है ना, वायलेंस नहीं होता है, कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, बट वो एक दूसरे से पार होकर के आगे निकलना चाहते हैं, तो उसको हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। हम लोग अच्छे से समझते हैं, तो हर कोई कंपटीशन में लगा हुआ है ना। एक निश्चित जो है संख्या है, सीट्स हैं, जॉब्स हैं और लोग बहुत ज़्यादा है। आर्थिक कंपटीशन होता है, शैक्षिक कंपटीशन होता है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हर तरह का प्रतिस्पर्धा होती है। परीक्षा में रैंकिंग, नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा, ये सब प्रतिस्पर्धा के एग्जाम्पल। पर इसमें याद रखना है आपको क्या, कि प्रतिस्पर्धा का कारण क्या होता है, कारण होता है साधनों का सीमित होना, साधनों का सीमित होना। लक्ष्य जो है, जो प्राप्त करना है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन होता है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट में की परिभाषा क्या होगी, देखो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति
या समूह प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के विरोध करते हैं तो हम उसको संघर्ष कहते हैं, ठीक है, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये भी आपका पर्सनल भी होता है, ग्रुप भी होता है, क्लास भी होता है, लेकिन हमें पर्सनल और ग्रुप से इतना वो नहीं है जितना हमारा क्लास संघर्ष का बात है ना। आपको याद रखना है वर्ग संघर्ष की जो है बात जब आए तो आपको कार्ल मार्क्स को याद रखना है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का जो है कॉन्सेप्ट देते हैं। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। मार्क्स है, मार्क्स नहीं है, याद रखिए, ठीक है। तो क्लास स्ट्रगल की बात ये करते हैं, वर्ग आधारित जो है जो संघर्ष है, इनका मानना है कि समाज जो है वो दो वर्गों में बटा है। समाज में दो वर्गों की बात उन्होंने की थी। एक वो जिनके पास संसाधन होते हैं, है ना, एक संसाधन रहित होते हैं, और एक होते हैं संसाधन पूर्ण, संसाधन पूर्ण ना। अलग अलग जगह पे ये अलग अलग तरह के वर्ग बन जाते हैं। आज के समय में जो ये वर्ग हैं ये कराएंगे पूंजीपति और मेहनतकश, मेहनतकश, ठीक है। तो जब भी क्लास की बात आएगी, क्लास स्ट्रगल की बात आएगी, आपको कार्ल मार्क्स को याद रखना है, ठीक है। संघर्ष समाज का मूल स्रोत है, ये कार्ल मार्क्स का सेंटेंस है कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो संघर्ष की वजह से ही होता है। ये भी आपको याद रखना है कि दो लोग होते हैं, एक के पास सब कुछ होता है, दूसरे के पास चीज़ें बहुत कम होती हैं, और इसकी वजह से वो एक दूसरे के बीच में संघर्ष रहता है, उस संघर्ष से समाज में परिवर्तन होता है, ठीक है। अच्छा, ये 3 वर्ड्स हैं, आपको ध्यान से देखने हैं, यहाँ से प्रश्न आपका जो है बनते ही बनते हैं। अकल्चरेशन, असिमिलेशन और इंटीग्रेशन, तीनों वर्ड्स को ठीक से समझना है। कल्चर से जुड़े हुए ये शब्द हैं। संस्कृति क्या होती है आप उसको समझ लीजिए, है ना। संस्कृति के बारे में भी प्रश्न आता है। संस्कृति दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो होता है आपका मटेरियल और एक होता है आपका नॉन मटेरियल, ठीक है। मटेरियल कल्चर में आता है वो चीज़ें जिनको आप छू सकते हैं, जो जो वस्तुगत हैं। नॉन मटेरियल में हुआ जो छुई है नहीं जा सकती, जैसे कि भाषा, जैसे कि भाषा, है ना। मटेरियल में आपका क्या आएगा, या धर्म, है ना। मटेरियल में आपका जो चीज़ें हैं जैसे तकनीक है, ये सब टेक्नोलॉजी है, ये सब आपका मटेरियल संस्कृति में आ जाएगा। खैर, तो संस्कृति में और क्या आएगा, जो है धर्म आ जाता है, शिक्षा आ जाती है, कला आ जाती है ना। ये सब चीज़ें आपका कल्चर में ही आ जाएगा, है ना। कला है, ये सब आपका संस्कृति में आ जाएगा। तो अकल्चरेशन क्या होता है, देखो, एक संस्कृति के संपर्क में आकर दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाना, ठीक है। याद रखिए, जब दो अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ कांटेक्ट में आती है, एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो वो एक दूसरे की जो संस्कृति के कुछ कुछ तत्व हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, उनको अपना लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम अकल्चरेशन कहते हैं। ध्यान देना है कि संस्कृति के कुछ तत्वों को ही अपनाते हैं, पूरी की पूरी संस्कृति को नहीं अपनाते हैं, ठीक है। संस्कृति के कुछ तत्व, जैसे कि भारतीय लोग जब यहाँ पर जब आज़ादी के समय पे कॉलोनियल पीरियड में जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेज़ों के संपर्क में आने से बहुत कुछ हम लोग उन लोगों से सीखा, बहुत कुछ उनकी कल्चर, उनका जो था यहाँ के लोगों के बीच में, लोगों के उसमें आ गया। पहनावा, कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का भाषा, इंग्लिश वगैरह, है ना। पर सारी तरह पूरी तरह से उनके जैसे हो गए ऐसी बात नहीं है ना। तो ऐसा होता है जब दो अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ आपस में आती हैं तो उनमें बदलाव होते हैं, वो एक दूसरे की संस्कृति का कुछ कुछ पार्ट वो ग्रहण कर लेते हैं तो समाजीकरण के तहत। तो ऐसे समाजीकरण को हम अकल्चरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या अकल्चरेशन कहते हैं, संस्कृति ग्रहण कहते हैं। इंग्लिश में याद रखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। दो संस्कृतियाँ परस्पर संपर्क में आती हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, लेकिन मूल पहचान बनी रहती है। ध्यान रखना है, मूल पहचान बनी रहती है।
असिमिलेशन क्या होता है? असिमिलेशन क्या होता है? देखो, ये जनरली कब होता है? जब दो संस्कृति होती हैं और एक संस्कृति बहुत बड़ी होती है, लार्ज स्केल पे होती है, दूसरी संस्कृति मतलब दो तरह के लोग हैं, जो एक संस्कृति के लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े स्केल पे हैं, और कुछ हैं जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है। तो ऐसे में होता क्या है कि वो उस समाज में रहते रहते धीरे धीरे वो अपनी संस्कृति को पूरी तरह से खो देते हैं, और जो बहुसंख्यक संस्कृति होती है उसको पूरी तरह से अपना लेते हैं। यानी कि जो अल्पसंख्यक संस्कृति है वो बहुसंख्यक संस्कृति में पूरी तरह से मिल जाती है, यानी कि उस पूरी तरह से उसमें विलय हो जाता है ना। तो सांस्कृतिक अंतर जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, पूरी तरह से एक ही कल्चर बन जाती है। जैसे कि प्रवासी भारतीयों का पश्चिमी समाज में पूरी तरह से घुल मिल जाना, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे असिमिलेशन। जब पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं समाज, उसका अपना पहचान ही खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरह का आपका नया जो वर्ड है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो, जब कई सारी कल्चर, कई सारी संस्कृति के लोग, कई सारे पहनावे के, खान पान के, रहन सहन के लोग एक साथ रहते हैं, है ना, एक साथ रहते हैं, सह अस्तित्व होता है, और वो एक दूसरे की कल्चर को भले थोड़ा बहुत अपना लेते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी पहचान बनी रहती है ना, उनकी अपनी पहचान बनी रहती है, विविधता रहते हुए एकता स्थापित होती है, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन या एकीकरण, ठीक है। बहुलता को स्वीकार कर सामंजस्य सामंजस्य पर बल देते हैं। बहुलता को स्वीकार कर मतलब ठीक है, ये आपका कल्चर है, ये आपकी संस्कृति, आप इसे मानिए, ये मेरा कल्चर है, ये मेरी संस्कृति, इसको मैं मानूंगा। एक जगह पे बहुत सारे लोग जो है रहते हैं, अलग अलग संस्कृति, उनका अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग खान पान है, लेकिन वो एक साथ रह रहे होते हैं, है ना। तो इस तरह का जब समाज होता है तो हम कहते हैं वहाँ पे इंटीग्रेशन है, वहाँ पे एकीकरण है ना। जैसे भारत में है, भारत में एकता में विविधता का जो सिद्धांत है वो, उसमें यही बात है, ठीक है। अकल्चरेशन में क्या होता है? कांटेक्ट होता है, एक दूसरे का संपर्क होता है। असिमिलेशन में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है, पूरी तरह से दूसरी संस्कृति को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का माने क्या है? यूनिटी विद डाइवर्सिटी। बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। सोशल कंट्रोल एंड सोशलाइजेशन। तो अभी मुझे लगता है कि इस क्लास को यहीं पे हम लोग रोक देते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्दी